हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, 28 सितंबर 2022 को भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में नियुक्त किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को अभी नए सीडीएस के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो और नियुक्तियां जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो पहले जो सीडीएस अधिकारी थे वो बिपिन रावत जी थे। उसके बाद थल सेना के जो प्रमुख हैं वो मनोज पांडे जी हैं, और वायु सेना के जो प्रमुख हैं वो BR चौधरी है, और नौसेना प्रमुख जो हैं आर हर कुमार जी हैं। आप इनको मैप के माध्यम से भी या फिगर में भी आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 28 सितंबर 2022 को कहाँ पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया? जैसे कि आपको पता है कि यह एक प्रसिद्ध गायिका थी जिनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। तो इनके नाम पर कहाँ पे एक चौक का उद्घाटन किया जा रहा है? तो यूपी का एक शहर है अयोध्या, वहीं पे एक शहर स्थान का नाम है जहाँ पे उनके नाम पर ये किया जा रहा है, अयोध्या शहर में। तो लता मंगेशकर के बारे में और कुछ जानकारी को देख लेते हैं जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो इंदौर आपके मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। इनको स्वर्ग कोकिला कहा जाता है भारत में। उसके बाद भारत रत्न से सम्मानित इनको कब किया गया था? तो 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद लता मंगेशकर अवार्ड जो अभी शुरू किया गया हाल फिलहाल में, इसका पहला जो अवार्ड किसको मिला है? तो नरेंद्र मोदी जो आपके भारतीय प्रधानमंत्री हैं, उनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हाल ही में कौन सा राज्य जनजातियों का विश्वकोश यानी कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसको जारी करने वाला जो राज्य है वो आपका उड़ीसा राज्य है। तो जनजातियों के बारे में और हमारे परीक्षा के लिहाज से कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो जनजातियों के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन आपने संविधान के अनुच्छेद 338A यानी 338A के तहत एक आयोग का गठन किया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का। और 89वें संविधान यानी 89 का जो संविधान है वो 2003 में किया गया। इसके माध्यम से इसी आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। संवैधानिक दर्जा यानी कि जिसका संविधान में हमारे उल्लेख होता है, और सांविधिक उसे कहते हैं जो हमारे संसद के नियम या कानून के द्वारा बनाया जाता है। ऐसे आयोग को हम सांविधिक आयोग कहते हैं। और जिसका उल्लेख प्रत्यक्षता हमारे संविधान में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वो एक संवैधानिक आयोग मानते हैं उसको। और क्या प्रमुख बातें हैं जनजातियों के बारे में? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें जो हैं वो आरक्षित की गई हैं। संविधान के 5वीं अनुसूची में पूरे भारत के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। कि जैसे कि संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, तो वही 12 अनुसूचियों में जो 5वीं अनुसूची है वो पूरे भारत भर में क्या करती है? जो अनुसूचित जनजाति है यानी कि ST जो हैं उनके लिए प्रशासन संबंधी प्रावधान का उसमें उल्लेख किया गया है। उसके बाद संविधान के 6ठी अनुसूची जो उसके बाद की अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, मिजोरम और
त्रिपुरा। जो आपके पूर्वोत्तर भारत के, जैसे कि आपको मैप में भी दिखाई दे रहा होगा, ये आपका असम राज्य हुआ, ये मेघालय है, और उसके बाद ये मिजोरम और ये त्रिपुरा। इन 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। किसके लिए? एसटी जनजाति के लिए। तो इनके लिए, इनसे संबंधित विशेष प्रावधान आपके 6ठी अनुसूची में किया गया है। हाल फिलहाल में जो अभी जनजातियां न्यूज में रही हैं, तो वो है आपकी जारवा जनजाति, जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। ये है जारवा जनजाति, जो कहाँ पे पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो यूटी का एक हिस्सा है, वहाँ पे पाई जाती है। आप तानी जनजाति भी अभी न्यूज में रही है, इसे तानी जनजाति भी बोलते हैं। तो ये कहाँ की जनजाति है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश, जो पूर्वोत्तर का एक राज्य है, वहाँ की एक प्रमुख जनजाति है। इसको भी आप मैप में देख पा रहे होंगे। ये जारवा जनजाति है, ये आपतानी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में ये वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पे अवस्थित है। कौन सा? रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। अब उत्तर प्रदेश के बारे में और भी हमारे जो परीक्षा के लिहाज से या करंट के लिहाज से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो स्कूल चलो अभियान जो है, वो यूपी सरकार के द्वारा चलाया गया। एक जिला एक उत्पाद योजना जो है, वो भी यूपी सरकार के द्वारा चलाया गया। उत्तर प्रदेश के बनारसी शहर को पहली एससीओ, यानी जो संघाई सहयोग संगठन है, वो उसके माध्यम से पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। किसको? बनारसी शहर को। यह भी परीक्षा के लिहाज से आपका महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है। फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमों में उत्तर प्रदेश क्या है? शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत का पहला नाइट सफारी, उसके बाद जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। यह भी आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण पॉइंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है अभी हाल फिलहाल में। और भारत का पहला अमृत महोत्सव जो कहाँ मनाया गया? वो आपके रामपुर जिले में यूपी में मनाया गया है। उत्तर प्रदेश पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और देश का पहला चमड़ा पार्क आपके कानपुर में उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की तरफ से किसने संयुक्त समुद्री बल CMF के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में भागीदारी की है? तो ये आपका INS सुनैना जो है, उसके द्वारा ये किया गया है ऑपरेशन। प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे संबंधित और हमारे परीक्षा में क्या पॉइंट बन सकते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। जो इसकी थीम है वर्ष 2022 की, वो है आपकी 1 हेल्थ 0 डेथ। इसकी क्या बनाई गई है? इसकी थीम है, आप इसको फिगर में भी देख पा रहे होंगे। उसके बाद यह दिवस फ्रांस के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी लुईस पास्चर की पुण्यतिथि के अवसर पर 28 सितंबर को मनाया जाता है, जिन्होंने पहला रेबीज टीका विकसित किया और रेबीज की रोकथाम की नींव इन्होंने ही रखी थी। रेबीज विश्व दिवस पहली बार 28 सितंबर 2007 को मनाया गया था। रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। यह वायरस अधिकांश रेबीज से पीड़ित जानवरों जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि के लार में मौजूद होता है और इन्हीं के माध्यम से इंसानों में भी हो जाता है अगर ये उसको काट लेते हैं तो रेबीज का असर होने पर लोगों में हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब
जिस व्यक्ति में रेबीज का प्रभाव होता है तो उन लोगों को पानी से डर लगने लगता है। फोबिया शब्द अगर किसी शब्द में जुड़ जाता है तो यानी उसका मतलब होता है डर। रेबीज मुक्त भारत का पहला जो राज्य बना है वो आपका गोवा राज्य बना है। 27 सितंबर 2022 को टाटा स्टील ने कहां पर कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये आपके जमशेदपुर जो झारखंड का एक स्थान है, और ये कौन सी नदी के पास में है? जो आप स्वर्ण रेखा नदी के बारे में पढ़ते हैं उसी नदी के पास ये शहर अवस्थित है। डीआरडीओ ने कहां पर बेरी शार्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे बेरी शार्ट एयर डिफेंस सिस्टम पराली मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया है? तो ये आपके चांदीपुर उड़ीसा राज्य में किया गया है। कौन से? डीआरडीओ ने कहां पर बेरी शार्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वो आपके चांदीपुर जो उड़ीसा राज्य का एक शहर है वहीं पर ये किया गया है। और मिसाइलें जो हमारी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो जिरकान मिसाइल जो है, जो कहाँ के, जैसे कि आप मैप में भी या फिगर में भी देख पा रहे होंगे, तो ये रूस के द्वारा किया गया है। तो जून 2022 में रूस ने अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का बैरेंटस सागर में सफल परीक्षण किया है। उसके बाद नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल जो 18 मई 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने ओडिशा के समुद्र तट पर एकीकृत प्रशिक्षण रेंज चांदीपुर से नौसेना हेलीकॉप्टर के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक पहला उड़ान जो है वो क्या किया गया है, उसका प्रशिक्षण किया गया है और ये सफल भी रहा है। यह भारतीय नौसेना के लिए पहली स्वदेशी रूप से विकसित हवा से लॉन्च की जाने वाली एंटीशिप मिसाइल है। यह भी आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आयरन भीम जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आयरन भीम इजराइल देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अप्रैल 2022 में इजराइल द्वारा विश्व में पहली बार, यानी कि यह पहली बार हो रहा है, लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो इजराइल देश के द्वारा किया गया है। और RS-28 सरमत मिसाइल अप्रैल 2022 में रूस ने महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल RS-28 सरमत का सफल परीक्षण किया है। RS-28 सरमत विश्व की सबसे भारी भरकम मिसाइल है जिसकी रेंज क्या है? 18,000 किलोमीटर से भी अधिक है। ये अभी तक की सबसे भारी मिसाइलों में से एक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अन्य मिसाइल सितंबर 2022 में सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? यह है कि क्वेश्चन यहाँ से है, सितंबर 2022 में सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो ये आपके मोहम्मद बिन सलमान जी को अभी हाल फिलहाल में नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कहाँ का? सऊदी अरब देश के द्वारा। तो सऊदी अरब देश के बगल में आपका लाल सागर है और इधर आपकी पर्शियन यानी फारस की खाड़ी है। और ये यमन जो देश है ये अपनी सीमा साझा कर रहा है, ओमान भी अपनी सीमा साझा कर रहा है और संयुक्त अरब अमीरात जो है उससे भी अपनी ये सीमा साझा कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो और नियुक्तियां हुई हैं विश्व स्तर पे तो उनको भी देख लेते हैं, वो भी हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो ब्रिटेन में चार्ल्स तृतीय को वहाँ का
महाराजा घोषित किया गया है। लिज ट्रस वहाँ की प्रधानमंत्री बनी है। गृह मंत्री कौन बनी है? सोहेला बेबरमैन जी को वहाँ की गृह मंत्री बनाया गया है। और इटली में की जो पीएम हैं वो जॉर्जिया मेलोनी जी को बनाया गया, जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। श्रीलंका में जो राष्ट्रपति अभी हाल फिलहाल में बने हैं वो रनीले विक्रमसिंघे जी को बनाया गया है। और जर्मनी के जो चांसलर हैं वो ओल्फ सोल्ज जी को बनाया गया है। ये अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो विश्व लेवल पे आपको जानकारी रखनी चाहिए, इससे भी हमारे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंधित है? तो ये ऑक्टोपस जो ऑपरेशन है ये आपके ईडी और एनआईए के द्वारा चलाया गया है। इनसे संबंधित और हमारे परीक्षा में कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो अभी इसी संगठन को जो है अवैध घोषित भी कर दिया गया है इस ऑपरेशन के चलाने के बाद। कौन से संगठन को? जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है या पीआई, तो इस संगठन को अवैध घोषित करने का कारण क्या था? तो आइए पहले उसको हम जान लेते हैं। तो आतंकवाद और उसका वित्त पोषण, नृशंस हत्याएं जो हैं और देश के संवैधानिक ढांचे की अवहेलना, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना आदि शामिल है, जो कि देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक है। इसी को आधार मानते हुए यह पूरी तरीके से इसको खत्म कर दिया गया। इसलिए गृह मंत्रालय ने इस संगठन को नापाक गतिविधियों पर अंकुश लगाना और आवश्यक पाया। इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो और उसके सहयोगी संगठन को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत इसे विधि विरुद्ध संगठन घोषित करके इसको खत्म कर दिया गया है। इस संगठन को किस राज्य को हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? तो ये आपके उत्तराखंड राज्य को इस अवार्ड से नवाजा गया है। भारतीय उर्वरक कंपनी ने हाल ही में किस देश की कंपनी कैपोटेक्स के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो ये जो भारतीय उर्वरक कंपनी है वो आपके कनाडा देश से क्या है? समझौता ज्ञापन की है। तो कनाडा देश में आप देख रहे हैं ये है कनाडा देश, इसके बगल में हडसन की खाड़ी है, यहाँ पे लैब्राडोर सागर है और ये जो ग्रेट झीलें हैं ये यहाँ से भी आपके परीक्षा में सवाल बनते हैं। तो ये भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कनाडा देश से संबंधित है उसको भी हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। हाल ही में भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके विनायक गोडसे जी को अभी सीईओ नियुक्त किया गया है। किसका? डाटा सुरक्षा परिषद, भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद का। अन्य नियुक्तियां जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव विजय कुमार जी को बनाया गया है। LIC इंडिया लिमिटेड के CMD जो हैं वो प्रसन्ना कुमार मोटू पल्ली जी को बनाया गया है। दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी जो जी थे इनको अभी बनाने जाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन इन्होंने किसी विशेष कारण से भारत सरकार को ये अस्वीकार कर दिया कि उसके बाद फिर अब जो बनेंगे वो कौन बनेंगे? R वेंकट रमनी जी 1 अक्टूबर 2022 से इस पदभार को संभालेगी। किस पदभार को? भारत के अटॉर्नी जनरल के, जिसका हमारे संविधान में आर्टिकल 76 में प्रावधान किया गया है। तो अभी जो वर्तमान में हैं के वेणुगोपाल जी, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और 1 अक्टूबर 2022 से R वेंकट रमनी जी को क्या बनाया जाएगा? भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर दिया जाएगा। इसरो के जो चेयरमैन हैं कौन है? तो सोमनाथ जी हैं।
उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR 1911 के महानिर्देशक, जिसे 1911 में इसकी स्थापना की गई थी, महानिर्देशक डॉक्टर राजीव कुमार बहेल को बनाया गया है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो वो हैं प्रमुख, उनको सुरेश पटेल जी को बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 दिया गया है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश राज्य में ये पुरस्कार दिया गया है। तो आज की करंट अफेयर्स क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।